हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समावेशी शिक्षा इसके कुछ PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन, आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में सेकंड पेपर जो आपका चाहे वो नेट की परीक्षा में हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे PYQs आपके अब नेट में भी आ चुके हैं, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी आ चुके हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो अपकमिंग एग्जाम है आपका दिसंबर 2023 का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 वगैरह के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही PDF वगैरह तैयार हो जाती है तो मैं वहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मतलब पूरे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के मैं एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ जो कि स्लाइड में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अब बनते हैं ना वो सीधे सीधे नहीं बनते हैं और आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये कंटेंट भी काफ़ी जगह से मैंने तैयार किया जाता है, ऐसे सीधे सीधे एक दो बुक से नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम निशक्तता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात कह रहा है कि छात्रों के संदर्भ में सही है ना। तो यहाँ पर इसमें देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि इसको कह रहा है कि संदर्भ में सही है विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात कह रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? अधिगम करने मतलब जो लर्निंग करने के लिए पढ़ने लिखने और बोलने की कमजोरी होती है, जैसे कि कुछ छात्रों को पढ़ने में, कुछ को लिखने में, कुछ को एक्सप्रेशन मतलब जो वर्बली बोलना होता है वहाँ पर भी दिक्कत आती है, शब्दों की वर्तनी करने में हो, या कुछ को क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग नहीं समझ पाते हैं, है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी जो कमजोरी होती है वो ही लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपकी किससे संबंधित होगी? ये आपकी लर्निंग से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ये देखिए यहाँ पर उनमें प्रत्यक्ष परक दुर्बलता होती है जिससे सोचने और तर्क करने संबंधी प्रत्यक्ष परक कौशल प्रभावित होता है। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन आप पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर दिख रहा है वो ये ही होगा कि प्रत्यक्ष परक दुर्बलता होती है, मतलब इम्पेयरमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। और ऐसे ही सवाल आपकी नेट का क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया है, तो इसी तरह के सवाल आपके आते हैं जो कि पढ़ने में भी लंबे लंबे होंगे और आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और साथ ही ऑप्शन चूज करने में भी सही होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, कौन सा प्रोविज़न है जो कि निशक्तता या दुर्बलता वाले छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु सबसे उपयुक्त है? देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोविजन से संबंधित हो या आपके जितने भी एक्ट्स थे, ठीक है, जो भी पॉलिसीज थी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेके या डिसेबिलिटीज़ को लेके, ठीक है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मैचिंग के भी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो हमने 15-20 क्वेश्चन लिए हैं, करीब 15 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको खाली याद रखना है, क्योंकि वो मैचिंग में पूछे जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम सवाल सन, उसकी जो सन है ना, उसका जो टाइम पीरियड है वो पूछा जाता है, तो वहाँ पे मैच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं के, ठीक है, बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ तो आपने पढ़ तो लिया अधिगम संबंधी, लेकिन ये आवश्यकताओं से संबंधित है ना। तो ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है? तो ये होता है आपका IEP, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम IEP होता है। और आप लोग सीधे पूरा हिंदी में ही मत पढ़िए, क्योंकि देखिए इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी आपका जून 2023 का, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्योंकि NTA हमेशा आपसे मतलब साइन तो करा ही लेता है कि इंग्लिश वाला वर्जन ही माना जाएगा, तो अब क्या होता है कि वो गूगल ट्रांसलेट करके देता है, तो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है कि वो जो है ट्रांसलेशन में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये क्या करिए कि सारे टर्म्स है ना उनको इंग्लिश में ही समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम IEP जो होता है, ये जो प्रोग्राम होता है
ये व्यक्तिगत शैक्षिक योजना होती है, मतलब एक विशिष्ट व्यक्तिगत योजना। ये विद्यार्थी के लिए तैयार की गई एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है और इसका विकास किस लिए होता है, उसकी जो भी बालक है उसकी आवश्यकताओं और विशेष ज़रूरतों को, मतलब जो कि उसकी स्पेशल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है और इसी सब की प्लानिंग किस में होती है, आईईपी में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके नेट में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो साइनेटिक्स यहाँ पर ये होती है आपकी सृजनशील बालकों के लिए। ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए होती है, सृजनशील बालकों के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से जो भी मेथड्स किसी के लिए टेस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं या कौन से यूज़ किए जाते हैं उनको भी आपको पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं, कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं, ये सारे भी आपके इस सवाल से बनते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस विधि का परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ जैसे इसकी तो हिंदी बहुत अलग है, गतिवर्धन अभिगम मतलब एक्सीलरेशन अप्रोच, प्रमोशन अप्रोच, संवर्धन, विचारावेश, है ना, और यहाँ पर है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग है, यहाँ पर विचारावेश है ना, तो ये चीज़ अगर आपको हिंदी में नहीं पता है तो आपको इसलिए इंग्लिश में पता होने चाहिए। तो इसका जो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ये होता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीजर है, ये किसके लिए होता है, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस ये आपका फर्स्ट पेपर में भी आता है। ठीक है, जो टीचिंग मेथड्स हैं आपकी, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है। तो एक ही चीज़, टॉपिक एक है पर वो कई जगह रिलेट करता है ना, तो इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, ये वो विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को एक समस्या प्रदान करता है, एक मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड है ना, जिसमें जो स्टूडेंट हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचना होता है। और जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वैसे भी उनकी थिंकिंग कैसी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, तो यहाँ पर अपने अद्वितीय विचारों को व्यक्त करना होता है ना, जो उनके यूनिक आइडियाज़ हैं उनको वहाँ पर वो बताता है। शिक्षक सभी विचारों को क्या है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और अंत में जो भी एक्सप्रेसिव जो आइडियाज़ आ रहे हैं इनके आधार पर शिक्षक और छात्रों के बीच एक डिस्कशन होता है और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना, ये किस में होती है, क्रिएटिव चिल्ड्रंस के लिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बालक को जिसे वस्तुओं को उठाने में कठिनाई आती है किस अक्षमता के होने का भय है, कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी होगी, किसके अंतर्गत आएगा, तो ये होता है आपका लोकोमोटर एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है आपका लोकोमोटर जो है इनएफिशिएंसी। ठीक है, इनएफिशिएंसी है मतलब डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, साइकोमोटर आपने पढ़ा है ना, डोमेन कितने तरह के, तो जिसमें कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो चलने फिरने वाली जो स्किल होती है वो किस में आती है, साइकोमोटर डोमेन में आती है। तो यही कह रहा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक, तो चीज़ें आपको ऐसे ही पढ़नी, ज़रूरी नहीं है कि हम आप फर्स्ट पेपर में पढ़ा है तो फर्स्ट में ही आएगा, ऐसा नहीं है। एजुकेशन क्या है, वैसे भी एक सब्जेक्ट वास्ट है, सारी चीज़ों को लेके चलता है ना, इसमें टेक्नोलॉजी भी आप पढ़ते हैं, रिसर्च भी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी वाला भी पार्ट पढ़ते हैं, फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, इसलिए। यहाँ पर देखिए शुष्काक्षिपाक रोग किसकी अपर्याप्त मात्रा लेने से होता है। अब इंग्लिश में ऐसा कुछ नाम है और इसको हिंदी में कुछ और है ना, तो ये होता है आपका जनरली विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है शुष्काक्षिपाक रोग है, ज़ीरोफ्थैल्मिया, है ना, ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसके कारण क्या होता है, नेत्र मतलब शुष्क, विटामिन ए की कमी के कारण ये नेत्रों को शुष्क कर देता है। ठीक है, ऐसा इसका जो है सिम्टम्स होता है, ऐसा लक्षण होता है। और ये क्या होता है, आँख के कोरोना को भी नुकसान पहुंचा सकता है और अंधेपन का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका समय रहते उपचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आंसू बनना तो क्या है, ज़रूरी होता है ना आँखों के लिए, आँखों को नम होना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की डिसीज़ हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अब आपके ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, ये तो पहले क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर देखिए सेरेब्रल पैलिसी इज अ डिसीज रिलेटेड विथ, मस्तिष्क पक्षाघात एक बीमारी है जो किससे संबंधित है। तो सेरेब्रल पैलिसी क्या होती है, एक डिसऑर्डर है ना,
जो कि क्या करती है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सामान्य गति को प्रभावित करता है। जो सेरेब्रल पैलिसी होती है, ये जो भी सामान्य गति होती है, एक नॉर्मल मूवमेंट होता है। यहाँ पर कोई भी पोस्चर हो, मतलब किसी भी जो है व्यक्ति का पोस्चर, मतलब बच्चे का, जो भी लर्नर है उसका चलने फिरने का जो पोस्चर होता है, तरीका होता है, और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, हर मसल्स क्या है, एक दूसरे के सहयोग से ही तो काम करती है, तो एक कोऑर्डिनेशन इनमें होना ज़रूरी होता है, तभी मूवमेंट अच्छे से होता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है सेरेब्रल पैलिसी के कारण, है ना। तो यहाँ पर अब इसमें क्या होता है, सेरेब्रल से मतलब क्या होता है, मस्तिष्क के सेरेब्रम को रिफर करता है ना। सेरेब्रल से मतलब है मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है, इसी को यहाँ पर रिफर करता है, जो कि मस्तिष्क का हिस्सा है और मोटर फंक्शन को यहाँ पर कंट्रोल करता है। मोटर फंक्शन से मतलब वही है चलने फिरने की जो गतिविधि होती है। और पैलिसी डिस्क्राइब्स द पैरालिसिस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जो भी आपके कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो उनको भी ये पैलिसी क्या करता है, ये एक तरह से पैरालिसिस है, जो कि मतलब बॉडी में कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं, वॉलंटरी होती है ना। वो जैसे कि आंखों का पलकना, मतलब ये पलकों का झपकना, है ना, तो ये चीज़ें अपने आप होती रहती हैं, ठीक है, इसी को कह रहा है। तो ये जो डिसीज़ है सेरेब्रल पैलिसी, ये बच्चे के जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, मतलब समय से पहले हो जाते हैं, उनमें भी हो सकती है, जन्म के समय भी इसका खतरा हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन में कुछ कोई ऐसा टूल्स लग गया, कुछ हो गया, उसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये जो है ड्यूरिंग बर्थ या बर्थ के, मतलब ये मैच्योर जो बच्चे होते हैं उनके समय भी हो सकती है, ठीक है। तो इस रिलेटेड विथ, तो अब यहाँ पर समझिए, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका बताने का मतलब यही था कि यहाँ पर आप रिलेट करिए आप चीज़ों को, है ना। ये इस टर्म को मैंने बताया, थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये तो पूरी यूनिट अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सेरेब्रल पैलिसी है, अब ये किससे संबंधित हो गई, तो ये आपकी अस्थि अक्षमता से हो गई, ऑर्थोपेडिकली, है ना, इससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बताने का वही मतलब था। और मैं कभी भी आपको क्वेश्चन आंसर सीधे आंसर बता दिया ऐसे कभी नहीं कराती हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाए इस तरह से आपको बताती हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसा ही है, हो सकता है अगली बार कुछ और आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, तो आप कम से कम चीज़ों को कर ले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका देखते हैं, इनमें से कौन मस्तिष्क का कार्य नहीं है ना। तो यहाँ पर अब ये देखिए, अब इसी तरह के क्वेश्चन अब ऐसे बनते चले जाते हैं, क्योंकि टॉपिक आपका वही है, इम्पेयरमेंट से या डिसेबिलिटी से संबंधित है, उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं, अब उसी में क्या डिसीज आ सकती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये आपका इसमें मस्तिष्क के कार्य में नहीं आता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके अटेंशन की मतलब बात हो, या मेमोरी में चीज़ें रखना है, रीजनिंग की बात हो, ये सारी चीज़ें आपकी मस्तिष्क का काम करता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय श्रवण प्राधिकार संस्थान, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये है आपका मुंबई में। इसको पूरा याद करिएगा, और मैं आपको चार्ट भी दे दूँगी इसका, जो कहाँ पे कौन से संस्थान बनाए गए हैं। तो ये है आपका जो हियरिंग हैंडीकैप लोगों के लिए है, ये है आपका मुंबई में, ठीक है। और आपका एक दूसरा आता है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट, ये NIVH है, ठीक है। यहाँ पे ये NIVH है, NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका देहरादून है, उत्तराखंड, ठीक। तो ये आपका NIVH, कई बार ऐसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो दृष्टिबाधित संस्थान है, यह आपका देहरादून में है, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, कई बार पूछा जाता है और काफ़ी कंफ्यूजन होता है, चाहे टेट की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की जो भी परीक्षा होगी, उसमें पेडागोजी से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चाहे सीटेट की परीक्षा हो, आपकी DSSB हो, या ये हो UGC नेट हो, या आपका एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो डिसलेक्सिया होता है, यह आपका किससे संबंधित होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी से। अब आपको समझ में आ गए होंगे ना, ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। तो ये होता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया की समस्या इससे संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका कोलकाता में है, ठीक। तो यहाँ पर ये कोलकाता में है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका
आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक किस दृष्टि तीक्ष्णता श्रेणी में आते हैं? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका जीडीसी में पूछा गया था, ठीक है, प्रवक्ता की परीक्षा में जो ये जो है, तो उत्तराखंड की जो प्रवक्ता परीक्षा थी उसमें जीडीसी में पूछा गया था और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे उसमें, ठीक है। तो एजुकेशन में ही यहाँ पर बनता है क्वेश्चन। तो ये देखिए, आंशिक रूप से दृष्टिबाधिता बालक। अब देखिए इसमें आंशिक और क्या होते हैं, आंशिक रूप से और पूरे जो है नेत्रहीन, क्या अंतर होता है? आंशिक दृष्टिहीन बालक जो होते हैं इनमें कुछ सीमा तक दृष्टि होती है, परंतु जो नेत्रहीन होते हैं अथवा पूर्णतः दृष्टिहीन बालक में यहाँ पर क्या होता है, वो देख नहीं पाते हैं, पूरी तरह से देखने में असमर्थ होते हैं। ये क्या है, स्पर्श के द्वारा या ये सुनने के आधार पे चीज़ों को पहचान पाते हैं, ठीक है। नेत्रहीन बालकों को, मतलब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि नेत्रहीन और आंशिक है ना, ये आंशिक कह रहा है कि पार्शियली साइटेड चिल्ड्रन है ना। तो जो नेत्रहीन बालक हैं आसानी से प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाने जा सकते हैं, जबकि आंशिक जो दृष्टिहीन है इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये इनकी प्रॉब्लम जल्दी पता नहीं लगती है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ होता है। अब इसके आधार पे मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताती हूँ, और ये लाइन मैंने इसलिए दे दी है ताकि आपको ये याद रहे, आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो दृष्टि दुर्बल बालक होते हैं, मतलब जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, इनको दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम लीगली की बात कर रहे हैं, है ना। जो विजुअल एक्टिविटी, ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं ना, इनको भी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो विधि के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, यहाँ पर इनका वर्गीकरण, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक सर्टिफिकेट फिर दिया जाता है उनको, और उनको फिर लीगल बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि ये जो है, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। तो यहाँ पर उनको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसके दो आधारों पर, मतलब जो ये वर्गीकरण होता है, जो क्लासिफिकेशन है विजुअली हैंडीकैप्ड का, इनका दो जो है दो मतलब क्राइटेरिया होता है, उनके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है दृष्टि तीव्रता, जो यहाँ पर कह रहा है विजुअल एक्टिविटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, विजुअल एक्टिविटी। और एक होता है फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। इसके आधार पर ये लीगल जो क्लासिफिकेशन होता है। दृष्टि तीव्रता क्या होती है, जिसको फील्ड एक्टिविटी कह रहा है, ये क्या है, विजुअल एक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पे दृष्टि तीव्रता से मतलब है आंखों की देखने की क्षमता। और इसको मेज़र कैसे करेंगे, स्नेलन चार्ट, है ना। यहाँ पर इसको हम स्नेलन SNELLEN, ठीक है, ये एक चार्ट होता है, स्नेलन चार्ट, इसके माध्यम से करते हैं, और इसको क्या है, फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 20/70 या 20/100, है ना, ये इसकी जो है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक की यहाँ पे जो है सीमा होती है, और इसको चश्मे के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो 20/70 दिया है, तो मतलब इसका ये हुआ कि एक सामान्य आँख, जो एक नॉर्मल आँख है, जिस वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकती है, तो एक जिसकी मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड है, वो उस वस्तु को क्या है, 20 फीट की दूरी से देख सकता है ना। मतलब कि यदि कोई वस्तु 70 फीट की दूरी पर रखी है, तो जो 20/70 वाला जो है ना, इस व्यक्ति को ठीक प्रकार से देखने के लिए वस्तु को 20 फीट की दूरी पर लाना होगा। मतलब वो 70 फीट की दूरी पर रखा हुआ नहीं देख पाएगा, उसको और नज़दीक 20 फीट पर लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो है ना, ये पार्शियली जो हैंडीकैप्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए है, और 70 वाला ये नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाती है दृष्टि तीव्रता। अब दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र नेत्र का वो भाग होता है जहाँ से देखा जा सकता है। एक सामान्य आँख लगभग 180 डिग्री की सीमा के भीतर वस्तुओं को देख सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी भाग वो देख सकता है, इसके आधार पे ये होता है दृष्टि क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इससे संबंधित चीज़ें, कि मतलब यहाँ पर जो दृष्टिबाधित होते हैं, इनकी 20/70 या आपका ये जो होता है 20/200 के बीच होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो इसी तरह से सवाल अब जो है पूछे जाते हैं। आप देखिए, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में भी ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं ना। तो अब देखिए, जो इनका आइडेंटिफिकेशन, विजुअली इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कहते हैं, तो एक तो होता है
ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब जिसको हम नेत्र चिकित्सकीय परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल और जो है आपका एग्जामिनेशन होता है ये। और फिर होता है स्नेलन चार्ट, मैंने अभी आपको बताया, जेगर चार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद विजुअल एफिशिएंसी स्केल होता है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होता है। कुछ आपको क्लासरूम से भी पता लग जाता है कि कुछ बच्चे जो कि पीछे बैठे हैं उनको विजुअलिटी सही नहीं होती है ब्लैक बोर्ड की, तो वहाँ पे पता लग जाता है कि अच्छा इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम जो विजुअली जो है हैंडीकैप्ड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं उनकी हम जो है आइडेंटिफाई उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ये थोड़ी शिकायत है मुझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है तो कौन सी वो लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, है ना। तो गलत जो पढ़ता है वो क्या होगा, पठन दोष होगा, है ना, रीडिंग डिफेक्ट है, ठीक, ये पठन दोष से होता है। उसके बाद जो गणना वाला होता है ना वो डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट है आपका, एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती हो तो कौन सी एक अक्षमता हो सकती है। मौखिक शिक्षा की बात कह रहा है कि मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती है, मतलब अनयूजुअल डिफिकल्टी किसमें, वर्बल लर्निंग में। अब वर्बल लर्निंग मतलब जैसे कि अगर कोई टीचर आपको मतलब समझा रहा है ना, अब उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो समझने में प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हेयरिंग लॉस है ना, श्रव्य अक्षमता है उसके अंदर, तभी क्या है उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक, कम्युनिकेशन उसको सही से नहीं हो पा रहा है ना, टीचर जो बोल रहा है उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें बोली जा रही हैं, ओरली समझाई जा रही हैं, उसको श्रव्य अक्षमता के कारण नहीं समझ में आ रही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बाकी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना सेरेब्रल पैल्सी है, ना विजुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मौखिक शिक्षा की बात कह रहा है ना, तो यहाँ पर हियरिंग लॉस, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको कि मैंने आपको सोचा कि करवाने से आपका क्या है कि पता लगेगा कि चीज़ें किस तरह से पूछी जाती हैं। और वो तो मैंने आपको बताई है कि जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, वो आपको पूरे याद होने चाहिए क्योंकि वो मैचिंग के फॉर्म में आते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।